नमस्कार मित्रों। कल के व्याख्यान में हमने बात की थी ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियों एवं ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर नियंत्रण संबंधी तथ्यों के संदर्भ में। आज उसी कड़ी के तहत हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में, उनके कार्यों के संदर्भ में बात करेंगे। मित्रों, आपको तो ये विदित है ही कि आज ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है वह प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि दलों की अपनी पहचान गौण हो गई और दलों में एक मुख्य नेतृत्व उभर कर सामने आया जिसके नाम से उस दल की पहचान होने लगी। यानी प्रधानमंत्री का प्रभाव उस दल में इतना बढ़ गया कि शासन सत्ता को ही उस व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। जहां पहले हम कहा करते थे कि कांग्रेस की सोनिया गांधी या बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी, वहीं आज कहा जाने लगा है सोनिया गांधी की कांग्रेस या प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का महत्व बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ती जा रही है, उसका प्रभाव सत्ता पर बढ़ता जा रहा है और इसी कारण मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था में बदल गई और प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था कही जाने लगी है। ब्रिटेन में आपने देखा होगा कि 1721 में जो वहाँ पहले प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट वालपोल, उसके बाद में कई प्रधानमंत्री सामने आए, कई प्रधानमंत्री बने अलग अलग दलों के नेतृत्वकर्ता के रूप में। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की सत्ता पर पकड़ मजबूत होती जा रही है और आज शासन सत्ता को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि वर्तमान में इसके कुछ नकारात्मक बिंदु भी सामने आने लगे हैं, इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं और ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री का रवैया कई मामलों में तानाशाही पूर्ण नजर आता है। जहां पहले उस पर दल का नियंत्रण होता था, आज दल पर उस व्यक्ति का नियंत्रण है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब चीज़ें बहुत बदल गई है और धीरे धीरे और बदल जाएगी। लोकतंत्र जैसे जैसे परिपक्व होगा, जैसे जैसे लोकतंत्र मैच्योर होगा और इस संदर्भ में कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर करता क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में यानी प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री आखिर करता क्या है जिसके नाम से सत्ता का संचालन होता है, जिसके नाम से सत्ता को जाना जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा के समान है, यानी वह जहाज का परिचालक के समान है, यानी उसको केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, यानी वो एक तरह से टीम का कैप्टन है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा है, उसके कार्य भी बहुत व्यापक हैं। उन्हीं कुछ कार्यों की हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो मैं आपको प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्य, पहला तो है मंत्रिमंडल का गठन। प्रधानमंत्री अपने सहयोग के लिए अपने विश्वसनीय लोगों को एक टीम के रूप में गठित करता है और वो अपने सत्ता प्राप्त दल के सदस्यों में से ही चुनता है, लेकिन वो अपने विश्वसनीय लोगों की एक टीम बनाता है अपने सहयोगी लोगों की एक टीम बनाता है और इसमें वह स्वतंत्र है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वह स्वतंत्र है, इसमें कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता कि वो इस व्यक्ति को शामिल करे या इस व्यक्ति को शामिल नहीं करे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वह मंत्रिमंडल के गठन में स्वतंत्र है। फिर दूसरा उदाहरण है कि वह मंत्रिमंडल द्वारा जो कार्य संचालन किया जाता है
उस पर वॉच करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। यानी कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाए बिना कोई काम नहीं कर सकता। यानी वह प्रत्येक कार्य प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाकर ही करेगा और प्रधानमंत्री उस कार्य की जांच करेगा, उस कार्य पर नजर रखेगा। तो प्रधानमंत्री का डायरेक्ट नियंत्रण होता है सभी विभागों पर। हालांकि उनके अपने अपने विभागीय प्रमुख होते हैं, लेकिन उन सभी विभागों पर जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, केंद्रीय नियंत्रण होता है, वह प्रधानमंत्री का होता है। तीसरा, यदि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग करने की जो उसकी शक्ति होती है, उसका कार्य होता है, यदि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल की सदस्यता से हटा सकता है। यानी मंत्रिमंडल का सदस्य अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री की इच्छाओं के अनुसार काम करेगा और प्रधानमंत्री जैसा डायरेक्शन देगा वैसे उसको काम करना पड़ेगा। यानी वह अपनी मर्जी से या तानाशाहीपूर्ण तरीके से या प्रधानमंत्री की इच्छाओं का उल्लंघन करके कोई काम नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करेगा तो वह उसे मंत्रिमंडल की सदस्यता से हटा सकता है। या प्रधानमंत्री चाहे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को भी भंग कर सकता है और अपना नया मंत्रिमंडल बना सकता है, या वह चाहे कि अभी अपने अनुकूल नहीं है और सत्ता या ये कह दीजिए कि आगामी चुनाव में अपने दल को सत्ता मिल सकती है तो वह समय से पूर्व मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। ऐसा अपने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कई उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे आपको मैं बताऊं, 2003-04 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 माह पूर्व ही एनडीए की सरकार को भंग कर दिया और लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यदि इस समय चुनाव करवाएंगे तो बीजेपी और एनडीए को सत्ता मिलने की संभावना है पूर्ण बहुमत से। लेकिन हुआ इसके उलट कि एनडीए की सत्ता नहीं आकर यूपीए की सत्ता आ गई। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, ये आप लोगों को उदाहरण याद रखना होगा, और किसी एक सदस्य को भी वह पद से हटा सकता है। चौथा जो उसका कार्य है वो संपूर्ण शासन सत्ता पर नियंत्रण रखता है, उस पर दृष्टि रखता है। आज देश में कोई भी योजना होगी, कोई भी कार्य होगा तो वो प्रधानमंत्री के संज्ञान में होगा, प्रधानमंत्री की नज़रों में होगा, तो वो संपूर्ण शासन सत्ता पर नियंत्रण रखता है। चाहे वो कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो किसी भी राज्य के लिए योजना हो, चाहे केंद्र के लिए योजना हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई विषय हो, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कोई विषय हो, या अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संबंधों से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, यानी शासन सत्ता पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। पांचवा बिंदु, विदेश संबंधों का संचालन। जितने भी विदेश संबंधों का संचालन होता है वह प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। हालांकि नाम मात्र का जो व्यवस्थापन होता है वह राष्ट्रपति का होता है और वहाँ ब्रिटेन में राजा का होता है, लेकिन विदेश संबंधों का जो मुख्य संचालन करता होता है वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, और जिसमें भी मुख्यतया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही विदेशों में यात्राएं तय करेगा। प्रधानमंत्री जो अगला उदाहरण है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सम्मेलनों में सहभागिता को सुनिश्चित करेगा। वो क्योंकि एक राष्ट्र एक ही टाइम में विभिन्न संगठनों का सदस्य होता है और समय समय पर उन संगठनों की मीटिंगों में प्रधानमंत्री राष्ट्र की ओर से सहभागिता करता है, और यदि प्रधानमंत्री नहीं जा पाता तो वह अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्र की सहभागिता सुनिश्चित करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सभा, सम्मेलनों, संगठनों, विदेशी व्यापार, विदेशी रक्षा सौदों, सभी में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति होती है और प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। अगला जो उदाहरण है, लोक सदन का मुखिया। प्रधानमंत्री लोक सदन का मुखिया होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मंत्री परिषद या भारत में मंत्रिपरिषद और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अगर बात करते हैं तो वह लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जैसे भारत में लोकसभा और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो और वो लोक सदन का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि कार्यपालिका का मुखिया प्रधानमंत्री है, वास्तविक कार्यपालिका का, तो लोक सदन का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि लोक सदन की स्थायित्वता प्रधानमंत्री के निर्णय पर टिकी हुई है। यदि प्रधानमंत्री कभी भी मंत्रिपरिषद को भंग कर दे या मंत्रिमंडल को भंग कर दे तो लोक सदन स्वतः ही भंग हो जाएगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री को लोक सदन का मुखिया कहा जाता है।
अगला बिंदु है राजा एवं मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में काम करता है प्रधानमंत्री। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री राजा और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में काम करता है, मध्यस्थ के रूप में काम करता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के कार्य की सूचना समय समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने यहाँ राष्ट्रपति को देता है, वहाँ राजा को देता है, और राजा के निर्देशों का हवाला वो समय समय पर मंत्रिमंडल को देता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में मध्यस्थ के रूप में ये प्रधानमंत्री काम करता है, राजा और मंत्रिमंडल के बीच। और भारत में कई बार ऐसा देखने को मिला कि मंत्रिमंडल कोई भी प्रस्ताव पारित करवाता है दोनों संसद के दोनों सदनों के माध्यम से, तो उसको क्लियर विजन के साथ, स्पष्ट एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष स्वयं रखता है या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से रखता है, और उनको अपनी कार्यशैली से संतुष्ट करता है। समय समय पर मंत्रिपरिषदीय कार्यों की उनको सूचना देता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। अगला जो उदाहरण है राष्ट्रमंडलीय देशों का नेतृत्व। अब जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ये एक अपनी विशिष्ट विशेषता होती है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में ब्रिटेन के नेतृत्व में, इंग्लैंड के नेतृत्व में राष्ट्रमंडलीय देशों का एक संगठन गठित किया गया, और ये इसमें ज़्यादातर वो देश शामिल हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की सत्ता के उपनिवेश रहे, और इन राष्ट्रों के संगठनों का नेतृत्व ब्रिटेन करता है। इसलिए कहने का मतलब मेरा ये है कि राष्ट्रमंडलीय देशों का भी नेतृत्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका में होता है, और उसी के नेतृत्व में राष्ट्रमंडलीय देशों की मीटिंग आयोजित की जाती है, उनका सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और उसी के डायरेक्शन में काम किया जाता है। हालांकि इसमें इस संगठन में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है भारत, विशेषकर भारत की बात करूँ, अन्य देश भी बाध्य नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से ही राष्ट्रमंडलीय सदस्यता स्वीकार कर रखी। भारत ने भी स्वेच्छा से राष्ट्रमंडलीय सदस्यता स्वीकार कर रखी, लेकिन जब तक उन्होंने राष्ट्रमंडलीय देशों संगठन की सदस्यता स्वीकार कर रखी है, तब तक ये मान के चलना पड़ेगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उनको एड्रेस करता है, उस सम्मेलन को उस नेतृत्व प्रदान करता है। तो ये बात आती है। अब यहाँ भी एक बात पूछी जाती है कि क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री कभी तानाशाह बन सकता है? तो अगर आप मित्रों, अगर मेरा ओपिनियन जानो, मेरा मत जानना चाहो, तो मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा कि नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता? क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर भी कई प्रकार के नियंत्रण होते हैं। पहला तो वह किसी दलीय सदस्यता से बंधा हुआ होता है, तो वह दल के नेतृत्व का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो दलीय नेतृत्व का उल्लंघन करेगा तो पार्टी उसको सदस्यता से हटा देगी और उसका प्रधानमंत्री का पद भी संकट में आ जाएगा। तो कहने का मतलब वह तानाशाह नहीं बन सकता। इसके अलावा उसके ऊपर मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी नियंत्रण होता है, विपक्ष का नियंत्रण होता है, ब्रिटिश सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं का नियंत्रण होता है, विभिन्न दबाव समूहों का ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर नियंत्रण होता है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स का उस पर, उसकी कार्यशैली पर, उस पर नियंत्रण होता है। स्वयं राजा का चाहे नाम मात्र का ही सही, चाहे अल्प नियंत्रण ही सही, लेकिन राजा का भी उस पर कुछ हद तक नियंत्रण होता है। तो और इन सब उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता, और तानाशाह बनने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ऐसा भारत के संदर्भ में भी कहा जाता है कि तानाशाह प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए, या हाँ, कुछ निर्णय में वो उसके तानाशाही पूर्ण डिसीजन झलक सकते हैं, लेकिन वह तानाशाह नहीं बन सकता। कई प्रकार का उस पर नियंत्रण होता है। इसलिए ये प्रधानमंत्री के कुछ कार्य होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। और एक और मैं आप लोगों को उदाहरण बता देता हूँ कि राजा के द्वारा जितनी भी संवैधानिक और अन्य नियुक्तियां की जाती है, वह सभी प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। यानी उसमें नियुक्ति करता हुआ तो राजा या अपने भारत में राष्ट्रपति दिखता है, लेकिन
उन सब के पीछे प्रधानमंत्री की सहमति होनी आवश्यक है। चाहे वो विदेशों में राजदूतों की या उच्चायुक्तों की नियुक्ति हो, चाहे वो राज्यों में राज्यपालों की या न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला हो, या नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति का मामला हो, या अपने यहाँ भारत की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का मामला हो, या चुनाव आयोग के मुखिया की नियुक्ति का बात हो। सभी की नियुक्ति में राष्ट्रपति कार्यकर्ता हुआ दिखता है, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्णय उसमें अहम होता है। प्रधानमंत्री की सलाह के बिना वह कोई काम नहीं करता। तो ये भी प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां हैं, कुछ कार्य हैं जो मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया, और मैं समझता हूं कि आपको काफ़ी हद तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियों के संदर्भ में ज्ञान हुआ होगा। आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।